आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है वो ये है कि रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी जड़ क्या है। और मैं एक ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जिसको आपने शायद कभी सुना ना हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है आप एक सिंगल आदमी हो सकता है कि आप सिंगल लड़की हूँ या फिर आप कमिटेड हो। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो रिलेशनशिप है जब शुरू में वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सब कुछ एक्साइटिंग हो रहा होता है। एक्साइटिंग का मतलब क्या कि लड़का और लड़की जो है दोनों ही अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं और लड़की को भी लड़के के अंदर सब कुछ दिख रहा है। और वो अगर उससे पूछेंगे तो वो कहेगी कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मज़ा आ रहा है। और लड़की जो है या लड़के से पूछेंगे तो उसके अंदर भी यही होता है कि मज़ा आ रहा है, कोई इशू नहीं है। और दोनों ही एक दूसरे को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के आत्मसाथी हैं। आत्मसाथी मतलब पता है ना आपको, सोलमेट। और हम बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये सब जो डायलॉग बाजी है ये सिर्फ शुरू के 6 महीने में चलती है। धीरे धीरे जब रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे न्यूट्रलिटी एंटर करती है, जहाँ पे वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। और ठीक है, रोज़ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस्सी विस्सी कर रहे हैं, सेक्स वगैरह कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, चले गए, मतलब बाइक पे घूम लिया या कार में चले गए, जो भी है, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, अपना बढ़िया चल रहा है ना। लेकिन न्यूट्रलिटी है, मतलब वो शुरू का जो फेज़ था, हनीमून फेज़ बोलते हैं उसको, वो नहीं होता है। शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें प्लस 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 जो प्लसेस हैं वही दिखते हैं। और उसको देख के एक भ्रांति और एक गलतफहमी होती है कि ये आदमी मेरे लिए बना हुआ है, ये आदमी मेरा सोलमेट है। 6-7 महीने बाद न्यूट्रलिटी आती है जहाँ पे ना मज़ा होता है, कभी कभी मज़ा होता है, कभी कभी सज़ा होती है। मतलब बीच बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हल्के हल्के स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। क्वारलिंग बोलते हैं उसको, क्वारल स्टार्ट हो जाती है कि थोड़ा बहुत फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे स्टार्ट हो जाएंगे। कि मान लो तुमने उसको क्यों देख लिया, या मान लो तुम लड़की जो है वो बहुत उसकी जो हैबिट्स हैं वो सुबह उठने की है, आपकी जो हैबिट है आप कभी भी सो रहे हो। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तगड़े होते हैं कि मैं तो सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ, सोचा तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, और तुम 3 बजे उठ रहे हो, है ना। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू में क्या था कि लड़की अडाप्ट कर रही थी सारी चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये हुआ। तो न्यूट्रलिटी जो है वो धीरे धीरे आने लगती है। न्यूट्रल पना जो है, या न्यूट्रल, या कह सकते हैं न्यूट्रल रहता है, मतलब उतना कुछ एक्साइटमेंट होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाता है एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये आदमी या औरत, सुबह मैं इसको देख रहा हूँ, शाम को इसको देख रहा हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है कि माइनस दिखना चालू हो जाते हैं। तो प्लस से स्टार्ट हुआ, जीरो पे आया, फिर जीरो से क्या हुआ, माइनस दिखना चालू हो गए। माइनस मतलब क्या, लड़कियां शिकायत करना चालू कर देंगी कि इसके अंदर ये कमी है। लड़का शिकायत करना चालू कर देगा, उसके अंदर वो कमी है, ये ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करती, देखो इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, और मेरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। या कोई भी अज्यूम कर लेंगे कि मान लो लेट आ गए, 12 बजे मिलना था तो लड़का पहुंच रहा है 12:30, है ना। 12:30 मिलना था, लड़का पहुंच रहा है 1। फिर लड़की जल्दी पहुंच गई तो उसको ये दिखने लगा कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, साला आधे घंटे लेट आता है, लड़ाई झगड़ा
है ना। तो माइनस दिखना चालू हो जाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ मतलब बहुत सारी चीज़ें अब इसमें, जैसे कुछ भी लगा लो आप, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ तुम वैसे नहीं रहते, जैसा तुम चाह जैसा मैं चाहता हूँ तुम वैसी नहीं रहती। कंप्लेन्स, टॉन्ट्स, और कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, लाइक दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ऑटोमेटिकली, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग ऑन लिटिल पेटी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि आ, तुम दोस्तों के साथ घूमने क्यों जा रहे हो, या फॉर एग्जांपल मान लो लड़का ऑफिस की पार्टी में जाना चाहता है तो नहीं, तो उसमें उसमें उसने बहस करना चालू कर दिया कि मतलब तुम ऑफिस की पार्टी में नहीं जाओगे। या बहुत सारे और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मेरे ही टाइम पे उठो, जब मैं उठ रही हूँ तभी उठो, और ये उठता नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो जितना मैं अपनी लाइफ में देखा हूँ उतना बता रहा हूँ। तो अब यही चीज़ शुरू शुरू में जब रिलेशनशिप होता है तो ये सब चीज़ें आदमी अडाप्ट कर लेता है, आदमी ये सब चीज़ें अवॉइड करता है ना, अवॉइड करता है कि अम, हाँ। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमको हमको देखना है कि इसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो क्या है, वो यही है कि प्लस है, प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर न्यूट्रल आया, फिर माइनस दिखना चालू हो गया। माइनस जैसे दिखना चालू हो जाते हैं आदमी को प्लस दिखता ही नहीं है, फिर माइनस ही माइनस दिखता रहता है उसके अंदर, माइनस ही माइनस दिखता रहता है कि ये नहीं है, ऐसा करता है, देखो दूसरे लड़के तो सही है, वो तो जिम्मेदार हैं, बाकी लड़के सब जिम्मेदार हैं, वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं, ये मेरी हेल्प नहीं करता। और अम, लड़के के साथ भी यही होता है कि कुछ ना कुछ उसको भी लगता है कि यार ये मतलब इतना क्यों चिल्ला रही है, और ये मतलब कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्ट हैपनिंग। एंड these complaints, if you try to explain this entire phenomena at the moment, uh, तो आप कहोगे, आप पागल हो जाओगे, मतलब आप समझा ही नहीं सकते उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सुनो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बोलने लगो कि देखो हम लड़ाई कर रहे हैं इतना सारा, और पता है क्या होता है, शुरू में प्लस दिखता है, फिर न्यूट्रल आता है, फिर माइनस दिखता है, उसमें भी वो लड़ाई झगड़ा चालू कर देगी कि तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही बकते रहते हो तुम सुबह से लेकर शाम तक। तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चाहिए इनको, और उधर उसको लग रहा होता है पता नहीं इसको क्या चाहिए, और मैं सही हूं। और माइनस पूरा का पूरा जो ये फंडा है, ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी में वही बचता है, माइनस 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 माइनस। अब अगर हम देखें तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है तो उसके प्लसेस यानी उसकी जो वैल्यू है वो हमें दिखती नहीं है, हमें उसकी सिर्फ नेगेटिव साइड दिखती है, जो कि उस पूरे की पूरे चीज़ को डी वैल्यू करती है। एक इंसान आपके पास आता है, वो आपसे प्यार करता है, शुरू में आपको बड़ा मज़ा आता है, फिर न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ, फिर माइनस दिखना चालू हो जाता है, और माइनस दिखना चालू होता है सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर या 1.5 साल बाद जो माइनस है वो दिखना चालू हो जाता है। और अगर आप देखें तो एक दूसरे के अंदर जो जो अगर आप जैसे बात करें दोनों दोनों कपल्स के साथ बैठ के, तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे एक दूसरे को, बस बदलने की कोशिश करते हैं कि ये माइनस जो है ये बदल जाए, ये ऐसे करता है और ये ऐसे करती है, और ये साला तुम लोग को मुझे समझ नहीं आता कि शुरू में ये क्यों नहीं दिखता है। और अगर माइंड का नेचर अगर हम देखें तो यही होता है, माइंड शुरू में प्लस देखता है, उसके बाद फिर उसमें माइनस देखना चालू करने लगता है। जैसे आपकी अगर लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड होगी तो आप देखोगे कि आपको रोज़ उसके अंदर कुछ कमी दिखेगी। अगर आपको कमी लिखनी है ना तो आप 15 कमी लिख लोगे, लेकिन अगर आपसे बोला जाए प्लस लिखने के लिए तो हो सकता है 4 ही 5 लिख पाओ।
मतलब आपके पास कमियों की लिस्ट जो है वो 20 है, और जो लिस्ट है आपकी प्लसेस की वो 2 3 4 5 है बस। जबकि जब आप शुरू कर रहे थे तो माइनस की तो लिस्ट ही नहीं थी आपके पास, एक आध दो माइनस थे, और ठीक है लड़का अच्छा है, मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है, और बार बार वही चीज़ हो रही होती है। एक ब्रेकअप होता है, फिर नई लड़की आती है, नया लड़का आता है, उसके साथ हनीमून फेज़, एक्साइटमेंट फेज़ आता है। लेकिन कहीं ये नहीं देखा जाता कि ये हनीमून फेज़ मैं पिछले 3 रिलेशनशिप से देख रही हूँ, और बार बार ये रिलेशनशिप हनीमून फेज़ आता है और मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मतलब इट वाज लाइक कि मतलब आप सीख ही नहीं रहे हो ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना सीख रहे हो कि ये एक हनीमून फेज़ है। हनीमून फेज़ सबके साथ आता है। जब आप बहुत बार रिलेशनशिप में चले जाते हो, 5-6 बार चले जाते हो, तो 7वीं 8वीं बार से हनीमून फेज़ आना बंद हो जाता है। हनीमून फेज़ एक ऐसा फेज़ है, सुनो, हनीमून फेज़ जो सिंगल लोग हैं, लड़के हैं या लड़कियां, हनीमून फेज़ एक ऐसा फेज़ है जहां पे आप किसी से मिलते हो और इतना मज़ा आता है, इतना एक्साइटमेंट होता है, रोज रात में उसके बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है, उसके बारे में पूरे दिन एक मेनिया चलता रहता है, एक जुनून चलता रहता है, दीवानापन चलता रहता है, और मज़ा आता है उसके साथ, एक एक्साइटमेंट होता है जब उसके पास बैठते हो, उसके हाथ, आज हाथ छूऊंगा, आज उसको शायद मैं प्रपोज करूंगा, आज हम लोग यहाँ मिलने जा रहे हैं, आज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज बीचेस में जाएंगे, आज पहाड़ों पे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये हनीमून फेज है। तो अब रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है वो यही है कि जब 2 लोग एक साथ रहते हैं एक कमरे में या एक घर में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ माइनस दिख रहा होता है। माइनस मतलब क्या, कि ये कमी है, ये, और लड़की कंप्लेन करेगी, लड़का कंप्लेन करेगा, लड़की कंप्लेन करेगी, लड़का कंप्लेन करेगा, लड़की कंप्लेन करेगी, लड़का कंप्लेन, कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स, और टॉन्टिंग टॉन्टिंग टॉन्टिंग, टॉन्ट्स मारेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे, अच्छा हाँ, इस तरीके की बातें करेंगे, है ना। टॉन्टिंग, अब टॉन्टिंग होगी कि तुम्हें तो वैसे भी शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा इस सब चीज़ों का, कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है ना। जैसे कोई लड़की अगर पहन के जा रही है कहीं, तो अगर लड़के ने कॉम्प्लीमेंट नहीं, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो सामने वाली जो कमरे में जो रहती है पड़ोसन, वो अभी आ जाए तो तुमको देखो फिर क्या होने वाला। तो वट एवर जो भी, टॉन्ट्स मारना, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग करता है, टॉन्टिंग करता है, शिकायत करता है, टॉन्टिंग करता है, शिकायत करता है, टॉन्टिंग करता है, शिकायत करता है। अरे साला तुम पागल है क्या, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो जो मूवमेंट चल रही है, लोगों को यही नहीं पता चल क्या रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन नहीं है तो लर्निंग नहीं है, लर्निंग नहीं है तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर काउंसलर के पास जाके बैठ जाएंगे। काउंसलर यहाँ वैसे इंडिया में होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं काउंसलिंग। अब वो तीसरा जो साइकेट्रिस्ट है वो थर्ड पॉइंट या बर्ड पॉइंट व्यू से देख के बता रहा है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है इसका? पहले तो ये समझना है कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो जब आप किसी के साथ रहते हो और वो आपको एक्साइट करना बंद कर देता है, स्टिमुलस देना बंद कर देता है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर कोई एक बहुत बड़ा गड्ढा है और आपके अंदर कमी है। उस कमी की वजह से आपको दुनिया में हर जगह कमियां दिख रही हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिलेशनशिप को बर्बादी पे लाने का। इसी वजह से आपको माइनसेस दिखते हैं दूसरे के अंदर, क्योंकि आपको प्लस की डिजायर क्यों है? आप क्यों चाहते हो सामने वाला एक वैसा करे जैसा आप चाहते हो? क्योंकि आपको उससे क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप प्लेजर की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहे हो, है ना। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यू आर बाय डिफॉल्ट, ये पूरे का पूरे मूवमेंट का मतलब ही यही हो गया कि यू आर सफरिंग। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरी चीज होती है कि जैसे वर्क फ्रस्ट्रेशन होता है। अब आपका कोई एक वर्क है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में आने लगता है। जैसे मान लो काम बहुत ज़्यादा हो गया या नहीं, डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई, उसके चक्कर में जब आप आते हो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो वो और उधर से टॉन्ट मार रही है आपको, तो उसमें और ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होता है।
और कभी कभी वो बेचारी अच्छी से बात भी कर रही होती है, लेकिन आप चिल्ला देते हो, आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है। तो एक आदमी अगर फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे वो वर्क से हो, चाहे वो अपनी लाइफ से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो वो रिलेशनशिप पे ऑटोमेटिकली आने लगेगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। लोगों को लगता है कि हम अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंसान तो वही है ना भाई। आप सुबह से ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होके आ गए, आपको डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, सिर्फ प्रेशर प्रेशर प्रेशर, उसके बाद भी आपके जो डिजायर्स है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर एक प्रेशर बनने लगता है, वो प्रेशर आने लगता है रिलेशनशिप में। और अगर लड़की काम कर रही है तब तो भैया और ही अगल। इसीलिए आप देखोगे अगर जो लड़का लड़की जो दोनों अगर काम कर रहे हैं कॉरपोरेट में, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि दोनों का अफेयर कहीं और चलने लगा। फिर अल्टीमेटली आप एस्केप ढूंढते हो कि मतलब ये जो ऑफिस की डेडलाइन का फ्रस्ट्रेशन है, या मेरी प्रमोशन नहीं हो रही इसका फ्रस्ट्रेशन है, इतनी सारी चीज़ें मेरे डिज़ायर्स हैं इसका फ्रस्ट्रेशन है, काश ऐसा हो जाए कि कि इससे मैं मुक्त हो जाऊं। तो आप वो मुक्ति कहाँ ढूंढते हो? वो मुक्ति आप ढूंढते हो टेम्परेरी एस्केप्स में, क्योंकि वाइफ से तो आपको कोई एक्साइटमेंट मिल नहीं रहा है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अट्रैक्टिव कोई फीमेल ऑफिस में होगी, उसके साथ बिस्तर गर्म करने के सपने देखने लगोगे, ये सोचते हुए कि ये बिस्तर जब गर्म करेगी, क्योंकि इस टी शर्ट के अंदर क्या है मुझे ये देखना है सच में, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के टी शर्ट के अंदर देख चुका हूं, अब इस टी शर्ट के अंदर क्या है मुझे, इस जब ये मुझे दिख जाएगा ना, तो मेरी शायद ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो आदमी, आप उससे कभी बात करोगे ना कि आप गुस्से में क्यों हो, तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं गुस्से में क्यों हूं। उससे बोलो कि आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो, वो कभी वो नहीं बताएगा मैं फ्रस्ट्रेट क्यों, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा मैं सही हूं। आप उससे ये बात करोगे कि आप दूसरी लड़की के साथ सोना क्यों चाहते हो, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं अपनी जिंदगी में। वो हमेशा ये कहेगा कि मेरी वाइफ में ये कमी है, मेरे वाइफ में वो कमी है, मेरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं करती है, मेरे से लड़ाइयाँ करती है और मेरे को मारपीट करती, जो भी आप उसकी आप इल्ज़ाम अपने ऊपर लोगे नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर अगर इल्ज़ाम आपने ले लिया तो अब आपको इस सफरिंग से गुजरना पड़ेगा कि मैं एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूं। आप अपनी आंखों में गिर जाओगे। तो अब आप किस में जियोगे? डिनायल में। डिनायल में जियोगे। वो डिनायल क्या है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसे लोगों से आप जब जैसे ये पॉडकास्ट सुनोगे आप, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप भी यही कर रहे हो सकता है आप भी यही कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो वाकई में क्या हैं, वो अंदर क्या चल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो अंदर से कैसे हैं, उन्होंने सिर्फ हमेशा बाहर ही बाहर देखा है, अंदर देखा ही नहीं है कभी कि क्या हो गया। एक जब वो 20 साल के थे तो उनका मेंटल स्टेट क्या थी, कितने शांत थे, कितनी सादगी थी जिंदगी में, एक खुशी थी, और उसके बाद आज 32 साल के हो गए तो क्या से क्या हो गया है, एकदम विपरीत पर्सनैलिटी हो चुके हो। तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी रिलेशनशिप में इफेक्ट आता है। ध्यान से सुनो, जब भी लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा या लड़की जाएगी, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही जाते हैं। इनकी जिंदगी में 90% चांसेस हैं कि कहीं और से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ ऐसा वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, या डेडलाइन है, या बहुत प्रेशर है काम का, या उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, या उनके डिज़ायर पूरे नहीं हो रहे हैं, जो कुछ भी है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि द फ्रस्ट्रेशन लेवल्स आर बिल्डअप। उसको रिलीज करने के लिए एक नया पार्टनर, एक नई योनि, एक नए सेट्स ऑफ ब्रेस्ट, नए नए लिप्स, नया लड़की, नए बाल, नई खुशबू चाहिए। ये भ्रांति आती है कि अगर ये नई लड़की के साथ संभोग करूंगा तो मज़ा आने वाला है, जबकि कुछ नहीं होने वाला, वो फ्रस्ट्रेशन वहीं रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 महीने तुम उसके साथ सेक्स करोगे, और तुम्हारे घर में अगर पता चल गया तो तुम्हारे बच्चे तुमसे छिन जाएंगे, तुम्हारी वाइफ तुमसे छिन जाएगी। और मेंटेनेंस और एलिमनाई बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को लेके। अगर आपका तलाक हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में हुआ है तो मैं बता दूं आपको कि तलाक में क्या होता है। अगर एक सिंगल बच्चा है आपका छोटा, तो पहली बात तो कस्टडी आपको मिलेगी ही नहीं, आपको टेम्पररी विजिट्स मिलेंगे, जो कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी जब भी विजिट लेना है तो, या
एक मतलब निर्धारित विजिट आपको दी जाएगी कि महीने में 15 विजिट है। अगर आप बच्चों के ऊपर खतरा नहीं है, तो अगर खतरा है तब तो आपको बिल्कुल मतलब 100 मीटर के आस या 1 किलोमीटर के आसपास आपको, जहां आपकी वाइफ है उसके 1 किलोमीटर के आसपास आपको नहीं आना है, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए एलिमनाई लगती है अगर आपका 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी है। तो 50 से 60 हजार रुपए की अगर आपकी सैलरी है तो 10 लाख रुपए की एलिमनाई लगेगी आपकी। वो 10 लाख के बाद आपको बच्चा और बीवी से कोई मतलब नहीं होगा, टेम्परेरी विजिट्स लगते रहेंगे, आप जाके मिलते रहोगे, उसको घर भी ला सकते हो आप, जो भी है। आपको फिर वो 10 लाख देने के बाद अपनी बीवी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेंटेनेंस में जाते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो 12 से 15,000 रुपये आपको हर महीने अपनी बीवी को देने हैं एक निर्धारित पीरियड तक, में भी 18 साल 15 साल, आई डोंट नो, जब तक वो 10 लाख ना हो जाए। ये 50,000 वालों की है। अगर आपका सैलरी और ज्यादा है तो एलिमनाई भी 20-30 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए की सैलरी तो एलिमनाई फिर आपकी 15 लाख बैठेगी, बस 20 लाख बैठेगी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है तलाक। तलाक जो है ना वो मतलब लड़कियां बर्बाद कर देती हैं आपको, छोड़ेगी नहीं आपकी वाइफ आपको। तो बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई लीगली अगर आप देखो तो कोई जेल नहीं होती है, बट हां इस सब्सटेंशियल बेसिस पे आप तलाक जरूर ले सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक प्रॉब्लम तो है, आपका बच्चा छिन गया, आपकी अच्छी खासी सपोर्ट वाली लाइफ छिन गई, आत्मज्ञान तो आपको प्राप्त है नहीं, तो आप वैसे भी आप कुछ नहीं जिंदगी में उखाड़ पाओगे। मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है आपकी जहां पे आप गिर सको। क्योंकि अगर आत्मज्ञान प्राप्त है तो आदमी फिर भी उठ सकता है ये सब चीजें करने के बाद, और नहीं है भैया कोई तरीका ही नहीं तुम्हारा उठने, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बड़ी खतरनाक है। तो बच्चा छिन गया, बीवी छिन गई, पैसा अलग चला गया, कर्जे में अलग चले गए, फ्रीडम अलग चली गई, जेल के अलग, अगर नहीं दे पा रहे हैं पैसे तो जेल जाओगे, बहुत सारी चीजें। और ये है तब जब एक बच्चा हो, 2 बच्चे हैं तो और लो, 2 बच्चे तो और लो, 3 बच्चे तो उससे ज्यादा लो, उससे ज्यादा लो। बड़ा खतरनाक है मामला। तो ये सब जो भी, ये सारी चीजें आपकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करेंगी। अल्टीमेटली आपकी जो अल्टीमेट फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। सोचो अगर आप 20,000 रुपये बचा लेते तो आप कहाँ कहाँ जा सकते थे? आप ट्रैवल कर सकते थे, सेविंग कर सकते थे, कुछ खरीद सकते थे, कुछ अपने कर सकते थे। तो लाइफ में कभी भी पंगे नहीं लेने चाहिए। लाइफ में ये सारे पंगे आपके डिजायर्स करवाते हैं। वो डिजायर है ना, वो जो नई लड़की आई है उसके बड़े ब्रेस्ट हैं, उसको मुझे देखना है, और वो देखने के चक्कर में तुमने अपने पूरी जिंदगी की फ्रीडम की धज्जियां उड़ा दी, पूरे फ्रीडम। तो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है डिजायर को परस्यू करने में, डिजायर को परस्यू करने में। अब अगर मान लो अगर तुम्हें सच में तुम्हारी वाइफ तुमको फ्रस्ट्रेट कर रही है, तो तुम्हें उससे दूसरी लड़की से अगर प्यार हो गया है, तो पहले आप ये रिलेशनशिप से तलाक लो, उसके बाद आप करो, है ना। ये एक अच्छी चीज होती है। लेकिन ये सब तो है ही नहीं लोगों के अंदर, ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। आपको 10 में से सिर्फ 10% चांसेस है, या 10% क्या 1% चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा लाइफ में, नहीं तो चांस है ही नहीं। 1 से 2% चांस है कि आपको एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपके प्यार की रिस्पेक्ट और वैल्यू करेगा, आपके प्यार की कद्र करेगा, उसको समझेगा, उसको सोचेगा बैठ के कि ये आदमी ने मेरे साथ इतनी हेल्प करी, आज मैं इसको। तो ऐसे ही दोस्ती में भी है, दोस्त भी बहुत कम है, 1% दोस्त आपको मिलेंगे। नहीं तो आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, आप ज़्यादातर देखोगे मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और साला इसने सोचा तक नहीं कि ये मेरा दोस्त है बचपन का, और सोचा तक नहीं कि ज़्यादातर दोस्ती ऐसे ही टूटती है। जो भी दोस्त है ना आपके या मेरे, वो कैसे टूटे? सिंपल है, एक सिंपल सा रूल है। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया,
सामने वाले ने कोई कदर नहीं करी और वो किसी और चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे दिया, आपको छोड़ दिया। जब आपका बुरा वक्त आया तो किसी ने आपके साथ नहीं दिया। तो फेथफुल फ्रेंड वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे, और बुरे वक्त में साथ देने के लिए पहले आपको उसके बुरे वक्त में साथ देना ज़रूरी है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सबके बुरे वक्त में साथ दोगे, पूरी दुनिया के बुरे वक्त में साथ दोगे, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देगा। ना आपके घर वाले साथ देंगे, ना आपकी गर्लफ्रेंड साथ देगी, ना आपके दोस्त साथ देंगे। ये बहुत बार सिचुएशन फंसती है, बहुत बार फंसेगी आपके साथ कि आप सबके साथ करोगे लेकिन आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। तो अब आदमी कहाँ जाएगा? फिर आते हैं संदीप महेश्वरी जी, कहते हैं कि आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता। तो अब वहाँ से भी आपका पत्ता कट गया, अब आप क्या करोगे? फिर आप मेरे पास आओगे, फिर मेरे पॉडकास्ट सुनोगे, फिर मेरी बातें समझोगे, जिस विजन से मैं लाइफ को देखता हूँ वो विजन समझोगे, फिर आप आज़ाद होगे। समझो, तो मेरा बहुत बड़ा रोल है आपकी आज़ादी में। मजाक कर रहा हूँ। तो एनीवे, तो एक बहुत ही अल्टीमेट सोल्यूशन बताता हूँ रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छा रखना है तो। देखिए, शुरू में 6 महीने तो आप मज़ा आ रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जब 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तब क्या करना है समझो, सुनो। कपल्स को डेलिबरेटली कम से कम 3 से 4 दिन का ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में वो ना फोन पे बात करेंगे, ना वो मिलेंगे, और फंडामेंटल बातें हो गई जैसे हाय हेलो, क्या कर रहे हो, बढ़िया, ठीक है, बाय, खत्म। वो मैसेज पे आपने कर ली, वो भी 1 सेकंड 2 सेकंड का हाय हेलो बाय, क्या कर रहे हो, बढ़िया, ठीक। ये डेलिबरेट ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये डेलिबरेट ब्रेक लंबा भी हो सकता है, 3 से 4 दिन तब कह रहा हूं जब आप बहुत ज्यादा उससे किलस नहीं गए हो। अगर बहुत किलस गए हो, आप दोनों एक साथ रह के एक दूसरे के साथ, तो आपको डेलिबरेटली 1 महीने का ब्रेक लेना चाहिए, मिनिमम 1 मंथ का ब्रेक। फिर देखो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। कपल्स ब्रेक नहीं लेते हैं, कपल्स को ब्रेक लेना चाहिए। मैं मेरी गर्लफ्रेंड कई बार हम लोग 2-2 3-3 दिन का ब्रेक लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैंने ब्रेक लिया है, उसके ब्रेक के बाद हम वापस मिले हैं तो बहुत ही अच्छा सेक्स है, नंबर 1, और बहुत ही अच्छा एक कांटेक्ट भी है कि बैठे हुए हैं, कहीं घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, डेट पे गए हैं तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो वही रेगुलर डेट, वही रेगुलर लड़ाइयाँ, वही रेगुलर सेक्स, कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ मज़ा नहीं आता। तो जो कुछ भी है उसमें हमेशा ये समझो कि आपको कितना ब्रेक लेना है। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लो भाई 1 हफ्ते का ब्रेक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये डेलिबरेट ब्रेक वाली जो बात होती है, ये कई लोग ले ही नहीं पाते। वो कहते हैं नहीं, हम अलग नहीं होंगे, हम अलग नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाता है कपल से। और ये ब्रेक लेने की बात कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी, कहीं पढ़ी भी नहीं होगी अभी तक। ये मैं अपने खुद डिस्कवर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप डेलिबरेट ब्रेक ले लो, कह दो यार मैं ना 7 दिन बात नहीं करना चाहिए, हमेशा ब्रेक लेना चाहिए। 7 डेज बात मत करो, बात ही मत करो, फोन पे बात मत करो, मिलो मत। या अगर वाइफ आपकी है तो उसको भेज दो, घर भेज दो, कह दो तू ससुराल जा, 15 दिन तक ससुराल में रह के आ, जा, ससुराल भेज दो अपनी वाइफ को। सॉरी मायका भेज दो, मायके व्हाटएवर, मेरे को इतना क्लियर नहीं है, मायके भेज दो। कह दो भाई तुम मायके में जाओ, मायके में जाके रहो, कोई इशू नहीं। ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ब्रेक लोगे तो ये ब्रेक से सिर्फ आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा हो सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन कई लोग ब्रेक नहीं लेते। मेरे घर में बहुत बार ऐसा हुआ, लड़कियां अलाउ ही नहीं कर रही, नहीं जाओगे तुम छोड़ के मुझे चुड़ैल भूत की तरह चिपटे रहो मेरे से, जैसे एक भूत चिपटा रहता है, चिपटे रहो, सरदर्द करते रहो, और मैं सरदर्द करती रहूंगी, तू मेरा बाल खाता रहा, मैं तेरा बाल खाती रहूंगी, तू मेरा बाल नोच, मैं तेरा बाल नोच रहूंगा। वही सुबह उठो, दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को दाल चावल सब्जी रोटी, वही बाहर जा रहे हैं एक साथ सब्जी खरीदने, एक साथ जिम जा रहे हैं एक साथ। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? मर जाओगे, मर जाओगे, सच बता रहा हूं मैं।
वही रात में एक ही बिस्तर पे सोना, सुबह उठना, लड़ाई तो होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। कपल्स का बस चले तो पॉटी भी स्विच करके करें कि एक बार तू पॉटी कर, फिर तुम खड़े हो जाओ, फिर मैं पॉटी करूंगी, अब मैं खड़ी हो जा रही हूं, तू पॉटी कर। बाथरूम में भी साला पॉटी करेंगे, एक साथ सुसु करो, देखो किसकी सुसु पहले खत्म होती है। तुम्हारी ज्यादा खत्म हो रही है तो इसका मतलब तुमने पानी कम पिया है, मैंने पानी ज्यादा पिया है। एक ही साथ रहो, एक खिचिर पिचिर पिचिर, साला सरदर्द कर दिया, पागल हो जाओगे भाई, पागल। लेकिन लड़कियां छोड़ती नहीं है। अगर लड़के चाहें ब्रेक लेना, लड़कियां नहीं छोड़ेंगी। और लड़का अगर ब्रेक लेना चाहे, लड़की ब्रेक लेना चाहे, लड़का नहीं छोड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कोई। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्रेक नहीं दे रही है तो उसको समझाओ कि देखो ब्रेक बहुत ज़रूरी है, एक बार लेके देखते हैं, ट्राई करते हैं। उसको प्यार से समझाओ, समझ जाएंगे। और फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो भैया उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। क्योंकि जो लड़की तुम्हारी बात ही नहीं सुन रही है, जो लड़का तुम्हारा बात ही नहीं सुनता, तुम्हें रेस्पेक्ट ही नहीं करता, इतना प्यार समझाने के बाद कुछ एक चीज़, एक सिंपल सी चीज़ नहीं कर सकता, उसके साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं है। वो आदमी आपका सर खा जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ छोड़ना है कहाँ नहीं छोड़ना बहुत समझना है कि भाई ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बुनियादी दिक्कतें हैं, तो अब मैं ये इतना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, सॉरी, या मैं कर सकता, छोड़ो, हटाओ, कम करो। और उससे सीखो, उस रिलेशनशिप से। फिर आगे कैसा पार्टनर सीख करो या ना करो, जो भी है, जो इन सब चीज़ों में रखे। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, पार्टनर 1% चांस है आपको अच्छा मिलेगा, 1%, 1% चांस है सिर्फ कि आपको पार्टनर अच्छा मिल सकता है। तो आपको बहुत समझ के, सोच बूझ के लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे साथ किस तरीके की लड़की टिकेगी। जैसे मैं अपनी लिस्ट बताता हूं आपको। मुझे मेटेरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है, जो बात बात पे सेल्फियां लें, तवज्जो दें बड़ी शादियों को, तवज्जो दें लग्जरी को, तवज्जो दें ब्रांड्स को। नॉट दैट कि ऐसी लड़की नेचर से अच्छी नहीं होती, मेरे साथ ऐसी लड़की कंपैटिबल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ ऐसी लड़की नहीं टिक सकती है जो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करे। मैं कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आप, मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप, मैं जो करूंगा, मैं आपकी तरफ सारी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, लेकिन आपने ये कह दिया कि आप किसी के साथ घूमने नहीं जाओगे, हमारे ही साथ जाओगे, आपकी चलेगी नहीं मेरे ऊपर। आप मेरे ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर मुझे पीला पहनना, मैं पीला पहनूंगा, मैं नीला नहीं पहनूंगा। मैं आपका नीला नहीं पहनूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मैं आपको भी, अच्छा, मैं आपको भी कंट्रोल नहीं करूंगा। ये भी है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, आप मेरे को कंट्रोल नहीं। मुझे कंट्रोलिंग बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ जाओ। भैया मैं 2 बजे उठूंगा, ठीक है? तुम्हारे बाप का कर्जा नहीं खाया मैंने, नंबर 1, ठीक है? ना तुम्हारे बाप से मैंने दहेज लिया। मैं दहेज से बिल्कुल खिलाफ। ये लोग मेरे को दहेज देना, मैं दहेज लेता ही नहीं हूं। मैंने कहा कि मैं एक सुई तक नहीं लूंगा। कह रहे एक सोफा तो ले लो। मैं सोफा वोफा क्या होगा, तेल लेने, सोफा लेना ही नहीं, दहेज लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश करो, दहेज इसलिए नहीं ले रहा, उसका रीजन है कि कल को तुम मेरे को सुना नहीं सकते हो कि मेरे बाप ने ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। दहेज मैं लूंगा ही नहीं आपसे, क्योंकि आपका सामान आ गया मेरे पास। आप कहोगे यार यूज कर रहे हो, शर्म नहीं आती है, वो बाद में वो हमारे घर का था, हमारे घर का था, ठीक है, लेना ही नहीं दहेज। लोग ना बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे। अबे घोंचू, कुछ शर्म करो यार भाई, क्या हो गया यार, तुमको पागल हो गए हो क्या? बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे। अरे पापा मम्मी थोड़ी है तुम्हारे वो, बुलेट लेंगे। मतलब कोई आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है क्या? बुलेट लेंगे। बट एनीवे, कई लोग लेते हैं, कार लेते हैं, बुलेट लेते हैं। मेरे को साहब बोला, मेरे मेरे जो गर्लफ्रेंड, उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आपको, मुझे चाहिए नहीं कुछ। मुझे करे साफ मैंने बोल दिया। पहली बार मुलाकात हुई थी मेरे गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से,
मैंने साफ मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। मैंने कहा आप अपनी लड़की दे दो, मैं वही नमन कर रहा हूं आपको, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लड़की चाहिए। नहीं नहीं ले लो कुछ तो गिफ्ट्स ले लो, गिफ्ट्स, दहेज नहीं है, गिफ्ट है, गिफ्ट। मैंने कहा चाहिए नहीं, नहीं चाहिए, सॉरी। मैं आपका बाउंडेशन ले ही नहीं सकता, आप कल को मेरी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है ये डिजायर के चक्कर में ना, ये साला ये डिजायर जो होते हैं ना, बुलेट ले लो, ये ले लो, सोफा ले लो, फ्रिज ले लो, ये डिजायर्स के चक्कर में साला फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और फ्रीडम मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। आई वॉन्ट टू बी फ्री एज अ बर्ड। आपके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर कंट्रोल मत करिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ घूमने चलते हैं, मेरा मन नहीं घूमने का, मैं जाऊंगा ही नहीं, है मेरे अंदर ये ऐसा ऐसा साइकोलॉजिकल है मेरे साथ। अगर मेरा मन नहीं है मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको कभी बोला कि आपका मन, जैसे आपका अगर लेट से कि आपका मन नहीं है, तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा कि चलो आपको आज मनाली चलते हैं, तो आपने बोला नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तो मैं ये नहीं कहूंगा चलो 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 चलो, मैं भी नहीं कहूंगा आपको। ठीक है, दुबई चलना है, आपने बोला चलो दुबई चलते हैं, नहीं जाना, मैंने साफ साफ बोल दिया मैं जाने नहीं। और अगर जाना है मुझे, अगर मुझे जाना है और आपने मना कर दिया, तो फिर मैं अपने अकेले जाऊंगा। बहुत ही मैं खतरनाक पर्सनैलिटी हूं, मेरे ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकते आप। अगर मुझे दुबई जाना है, आपने मना कर दिया, तो मैं दुबई जाऊंगा अकेले, ठीक है, या मुझे मनाली जाना है या हिमालय जाना है, कहीं भी जाना, मैं अकेले जाऊंगा। और मान लो आपने कह दिया दुबई लेके चलो, और मेरा मन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। कई लोगों को ये अचंभा लग रहा होगा सुन के कि ये क्या है भाई साहब, अपने मन से चलता है। हाँ, मैं अपने मन से चलता हूं, लेकिन आपको अपने मन से चलाता भी नहीं हूं। समझने की कोशिश करिए, आपके मन से मैं नहीं चल रहा हूं, लेकिन मैं अपने मन से भी आपको नहीं चला रहा हूं। आपकी फ्रीडम, आपकी अपनी फ्रीडम है। आपने बोला सुबह 6 बजे उठना चाहिए, नहीं उठना है, मैं 3 बजे उठूंगा दोपहर में। मैं आर्टिस्ट आदमी, मैं रात में 2-2 बजे तक गानों के बोल लिखता हूं, लिरिक्स लिखता हूं, रात में 2-2 बजे तक कंटम्पलेशन करता हूं, अपनी बुक के बारे में सोच रहा हूं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, क्यों उठूं मैं, है ना। हाँ, लेकिन अब अगर किसी दिन मेरे को लगा कि अब मुझे उठना चाहिए, 5 बजे मुझे उठना चाहिए, तो मुझे अगर लग गया तब मैं उठूंगा, फिर आप नहीं रोक सकते। फिर आप कहोगे आप तो 3 बजे उठते थे दोपहर में, अब मैं 5 बजे उठ रहा हूं, कल मैं 3 बजे उठता था, 5 बजे उठ रहा हूं। आप अपने कमरे में रहो ना, आप अपने कमरे में रहो, आप नाटक मत करो मेरे साथ, ठीक है। आपके साथ मैंने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ मैं दूंगा, और जो कुछ मैं दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मतलब इस शादी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने मतलब आपके हिसाब से चलना चालू कर दूं। अच्छा, मुझे सामान खरीदना है तो मुझे आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, या हाँ ठीक है आप ले जाओ, कोई इशू नहीं, आपको जो सामान खरीदना आप खरीदो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर पालना ही नहीं है। नहीं नहीं तुम मेरे साथ चलोगे कपड़े लेने, अब तुम मेरे साथ कपड़े लेने चलोगे, मुझे कपड़े दिलाने चलो, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत खतरनाक है मेरा, इसीलिए मेरी पट्टी नहीं किसी के साथ। आप अगर देखें, एक जो इस तरीके की बुद्धि का आदमी होता है, उसका उसका किसी के साथ बहुत रेयर ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी बनेगी कि मुझे नॉर्मल लड़कियों के साथ। इसीलिए अब वैसे भी देखो, अगर देखा जाए तो किसके साथ पटी रही है आजकल, देखा जाए तो ये। लेकिन मैं ब्लंट तो हूं एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी को लेके। आप तो अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर करते हो शादी के बाद कि ऐसी मेरी पर्सनैलिटी है। शादी से पहले आपकी पर्सनैलिटी अलग थी, शादी के बाद आपकी पर्सनैलिटी अलग है, मुझे तो पता है ना एटलीस्ट। तो मेरा मन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा शॉपिंग, सिंपल। आप अपना शॉपिंग जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ, मुझे मतलब नहीं है। मैं आपकी फ्रीडम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, लेट से कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको आइसक्रीम खानी है रात में, तो मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन आप जबरदस्ती दुनिया की फालतू की बातों में आप करोगे कि मुझे शॉपिंग पे चलो मेरे साथ, और नहीं यार नहीं जाना भाई, खत्म। नहीं मतलब जाना ही नहीं है ना, क्यों जाना है भाई,
मैं अपना दूसरा कुछ काम कर रहा हूं, मैं क्यों जाऊं भाई आपके साथ शॉपिंग पे? आप कहोगे, आपको जो सुनने वाले लोग हैं ना यहाँ पे, उनको लग रहा होगा कि भाई क्या बात हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा जाति है। जाति नहीं है ये क्लैरिफिकेशन है पहले से ही, जाति नहीं है ये। आपको मैंने रोका नहीं ना शॉपिंग पे जाने के लिए, आप जाओ ना, आप पैसा ऐसा लेके जाओ, कोई इशू नहीं। और हो सकता है मैं भी आ जाऊं, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है मैं नहीं आऊंगा। मैं हर चीज अपने हिसाब से करता हूं, और करता इतना हूं आपके लिए मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। जरूरी सारी चीजें मैं करूंगा आपके लिए, हर वो चीज करूंगा, लेकिन आप करवा नहीं सकते मेरे से। हाँ, मुझे लगेगा कि अब ये जरूरत है करने की, यहां पे इसको नीड सच में है। शॉपिंग के लिए क्या नीड है यार? शॉपिंग पे आप जा रहे हो सकता है आप अकेले चले, उसमें कौन सी ऐसी नीड पड़ गई आपकी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ चलो ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, यह प्रॉब्लम है। तुम्हें चोट लग गई है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, यह प्रॉब्लम है। तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा हूं, यह प्रॉब्लम है। लेकिन अब तुम कह रही शॉपिंग में जरूरत, ये प्रॉब्लम, सॉरी। यहां पे हो सकता है मैं आपके साथ जाऊं या ना जाऊं, ये मेरी चॉइस है, तो इसीलिए मेरी किसी से नहीं पटती और पटेगी भी नहीं। जो मेरा माइंडसेट है जिस लेवल पे है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं कैसा हूं, और मैं उसको बहुत उसको कैरेस करता हूं मैं उस चीज को, कि मैं ऐसा हूं। अब मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, आप भी वैसे ही हो, लेकिन आप शुरू में कुछ और थे, बाद में कुछ और हो। मैं शुरू से वैसे ही हूं। मैं शादी के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, शादी से पहले वही पर्सनैलिटी। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मैं कैसा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, या ये बंदा है कैसा है, बंदा क्या करता है, इसकी हरकतें क्या है, इसका माइंडसेट क्या है। इस बंदे को मैं जानता हूं अच्छे से। आप अपने बंदे को नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए लाइफ में। आपको शादी के बाद पता चलता है कि मैं ऐसा हूं। शादी से पहले आप टाइम दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, बातें कर रहे थे। शादी के बाद आप एक शब्द नहीं निकालते हो अपनी वाइफ के साथ, बात करना तो दूर, साथ में बैठते नहीं हो, क्योंकि ये एक्चुअली में आप यही थे। लेकिन लड़कीबाजी के चक्कर में, हार्मोन के चक्कर में आपने अपनी पर्सनैलिटी शेप दे दी और शादी कर ली। अब वापस आपकी जब पर्सनैलिटी आ गई, तो अब आपको, आपकी पत्नी को दिक्कत तो होगी। भ्रमित जी रहे थे आप शुरू से, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है, आदमी वो चीजें करने लगता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है, अपनी पर्सनैलिटी से बाहर चला जाता है, और ऐसी ऐसी चीजें करता है। लड़की के लिए टाइम दे रहा, बात कर रहा है, बातें सुन रहा है, सुबह 6 बजे गाड़ी खड़ी कर दिया, उसको ब्रेड बटर खिलाने ले गया, उसको शॉपिंग करा रहा है, दुनिया की सारी चीजें करा रहा है। और एक्चुअली में वैसा नहीं है, वो मनमौजी आदमी, वो बैठा हुआ है अपना सोने वाला आदमी, वो 12-12 बजे तक, लेकिन लड़की के लिए 6 बजे उठ रहा है। अब शादी के बाद जब वो लड़की वही एक्सपेक्ट करेगी, तो तुम चेंज हो गए। तो गलती किसकी? तुम्हारी गलती है। तुमको पता ही नहीं तुम कौन हो, तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारी हरकतें क्या है, तुम्हारी बिहेवियर क्या है, तुम्हारे हैबिचुअल पैटर्न्स क्या है, तुम्हें नहीं पता। तुमने अंदर झांका ही नहीं। देयर इज नो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है ही नहीं एट ऑल, एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। इसीलिए सबसे पहले जीवन में कदम लेने से पहले जीवन को पढ़ना सीखो। जीवन को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो, स्वयं को पढ़ो कि मैं हूं कौन, साला मेरा क्या बिहेवियर है, मैं कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, क्या चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या चीजें मुझे बुरी लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकता हूं, मैं कैसा हूं। अगर आप 12 बजे उठ रहे हो तो बोलो ना कि हाँ मैं 12 बजे उठता हूं भैया, मैं नहीं चेंज हो पाऊंगा, खत्म। क्यों चेंज होना है किसी के लिए? क्यों चेंज होना है भाई? आप अपने हिसाब से देखो ना पार्टनर की, मतलब चलो ठीक है ये आदमी ऐसा होना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे भी होना है, तो अपने हिसाब से पार्टनर देखो। वो पार्टनर आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 1-2% चांसेस है मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप स्पिरिचुअलिटी को यूज करोगे आपके डिजायर पूरे नहीं हुए उसको करने के लिए। जैसे एक
जान पहचान में है, 35 ईयर्स की हैं, उनसे बात करो, उनका तलाक हो गया, उनका अभी भी डिज़ायर नहीं निकला है प्यार करने का, तो उनसे बात करो तो उनको अभी भी वो बोलेंगे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रही हम योगा कर रहे हैं और हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगा और स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा कि अब मैं योगिनी हूं, लेकिन अंदर अंदर दबे पड़े हैं उसके डिजायर प्यार करने के, बच्चे पैदा करने के, और वो योगा को यूज कर रहा है एज एन एस्केप, जबकि योगा ये कहता ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ये है ही नहीं। अध्यात्म का सिंपल सा कहना है जो वासनाएं हैं पूरी करो जाके। पहले कितनी बार करनी? 1000 बार करो, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक करते रहो, जाओ करते रहो। उसके बाद जब समझ में आ गया, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, सब कुछ कर लिया तुमने, अब तुम देखो, अब अंदर आ सकते हो तुम। अब तुम बाहर घुमाए, अब अंदर आओ, क्योंकि जब ऑब्वियसली सब जब जब तुमने बाहर घूम लिया तो घर के अंदर ही आओगे ना। लेकिन अगर तुम घर के अंदर बैठे हो और तुमको लग रहा है यार बाहर बहुत कुछ सुनहरा लग रहा है, तो हो गया काम। तो ये क्या कर रही थी? मैंने बोला नहीं, मैं कभी भी पर्सनल लाइफ में किसी को कोई सजेशन नहीं देता, और कभी आप भी मत दीजिएगा। एडवाइस किसी को चाहिए नहीं। द मोमेंट यू गिव एडवाइस, वो कहेंगे ज्ञान पेल रहा है, तो किसी को एडवाइस नहीं चाहिए। सबको मरने दो और देखते रहो, हंसते रहो दूर से खड़े होके। मरने दो सबको, जलने दो सबको, और दूर बालकनी में खड़े रहो बिना टच, क्योंकि आप टच करके देख चुके हो। आपको जो जो आदमी मदद मांग रहा है उसकी मदद करो, जो आदमी मदद नहीं मांग रहा चुपचाप बैठे रहो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग मेरी बातें सुनेंगे, नए नए लौंडे 18 से 24 वाले मेरी बातें सुनेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को आत्मज्ञान देने लगेंगे। तुम्हें पता है कि हम शरीर नहीं है, तुम्हें पता है हम ब्रह्मांड है। वो कहती क्या बात कर रहे हो यार, रखो फोन। तुम्हें पता है तंत्र होता है, तुम्हें पता है थर्ड आई होती है, आउट ऑफ बॉडी होती है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। अरे भैया वो नहीं सुनना चाहती, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? अरे ऑब्जर्वेशन करने से जिंदगी में सफलता आती है, जिंदगी में चेंजेस आते हैं, जीवन में शांति आती है। ऑब्जर्वेशन करो, क्वेश्चनिंग करो, ऑब्जर्वेशन करो, क्वेश्चनिंग करो। क्यों तुम दूसरे को बदलना चाहते हो भैया? वो कोई ऑब्जर्वेशन, वो कोई तवज्जो ही नहीं देगी आपको। वो कहेगी साला पागल हो गया है आदमी। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए भुवन बाम। कॉमेडी करो, कॉमेडी करो भैया, कॉमेडी करो, जोक क्रैक करो, स्टैंड अप कॉमेडी करो, हम देखने आएंगे। ये ज्ञानवान वाली बातें मत करो। ज्ञान की बातें करो, रिटेंशन गिर जाएगा तुरंत यूट्यूब पे। ज्ञान की बातें करो, वो व्यूज नहीं आएंगे। संदीप महेश्वरी, बाप रे बाप, सिर्फ 5 लाख, जब भी ज्ञान वाले वीडियो आएंगे उसमें 5 लाख व्यूज आते हैं, है ना। और विकास दिव्यकीर्ति आ गए, अवध ओझा आ गए बकैती करने, तो क्या हो गया? आगे बोल रहे हैं दुनिया कहानी सुना रहे हैं, 7 मिलियन 8 मिलियन व्यूज। बाप रे बाप। तो क्यों बदलना है किसी को, और क्यों ज्ञान देना है? क्यों आपको बताना है मुझे कुंडलिनी के बारे में पता है, देखो उससे क्या होता है? क्या क्या कर लोगे आप? मतलब आप क्यों बता रहे हो? आप अपनी बेइज्जती, आप अपनी इंसल्ट करा रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। ये बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम्हें लगा कि भैया मैं चेंज कर ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं, 2-3% लोग हैं जो एम्बिशियस होते हैं, वो आपकी मदद मांग रहे हैं, उनको चेंज कर दिया आपने, वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। जैसे कंटेंट सुनेंगे, वो कुछ अपना खुद ही वो प्रैक्टिस करने लगेंगे, खुद ही सब, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। खत्म। तो अपने दोस्तों से डींगे हाँक रहे हो कि ये वाली मुद्रा होती है भाई खतरनाक, वो कहेगा भाई ये पागल हो गया है क्या ये? और अगर वो सुन भी लेगा तो पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करेगा, कहेगा साला ये आदमी पागल हो गया भाई, बाबा बाबा हो गया, बाबा बाबा बनेगा ये, पीठ पीछे बुराई करेगा। तो बदलना क्यों है? एडवाइस देनी क्यों है किसी को? कोई एडवाइस नहीं चाहिए किसी को। ये दुनिया जो जैसी है बढ़िया है। पीछे से खड़े रहो और जलते हुए देखो लोगों को। देखो इस भेड़ चाल में लोग कैसे पगलाए हुए हैं। वही औरत बस से आती थी, स्कूल से आती थी, बस से उतरती थी और दौड़ते हुए आती थी, बॉटल उतारती थी, बैग उतारती थी,
चाय या जो भी मम्मी उसको देती थी खाना पीना वो खाती थी, और वही औरत आज वही चीज कर रही है अपनी छोटी बच्ची के साथ। चरखा देखो, और उसके मुंह पे कंस्टिपेशन है। मैं यहां पे नीचे औरतें आती हैं, मैं खड़े होकर देखता हूं, एकदम इतना इरिटेटेड रहती है, पता नहीं क्या हो गया इनको। और कर वही रही थी वो भी, कल वही स्कूल की बच्ची वही थी, आज वो मम्मी बन गई हैं और एकदम नीचे खड़े बच्चों को लेने आती। इतना आप देखो, इतना इरिटेशन है लोगों के मुंह पे, चेहरे पे, और मजा आ रहा है। दूर से एकदम देखते रहो, हंसते रहो, बिल्कुल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं किसी को कि भाई कंस्टिपेशन है तो ये कर लो, योगा कर लो, ये कर लो, आत्मज्ञान ले लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब करके देख चुका हूं। पीछे खड़े रहो और मजे लो दुनिया के। ये दुनिया जल रही है, जलने दो। जो मदद मांग रहा है उसकी मदद करो बस, जो नहीं मांग रहा है उसको खुश रहने दो, क्योंकि वो वैसे भी कुछ नहीं बदल नहीं पाओगे उसको, बेइज्जती आपके अलग कर देगा वो। जो जिसमें इंटरेस्ट लेता है उससे रिलेटेड बातें करो, सिंपल। कोई आदमी कह रहा है शाहरुख खान से रिलेटेड बातें करो। कोई आदमी ब्लैक होल से रिलेटेड बातें कर रहा है, ब्लैक होल से रिलेटेड बातें करो। अपना इंटरेस्ट मत पे लो वहां पे बीच में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।